इस मामले के ऊपर कोलकाता हाई कोर्ट ने अपनी संदेश खाली का मामला कहां से शुरू होता है पहले वो समझिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि इसे मणिपुर से कंपेयर मत करिए। क्यों मत करिए? क्योंकि इस मामले के ऊपर कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने द्वारा ही स्वतः संज्ञान, सुनो मोटू संज्ञान ले लिया है। तो पहले कोलकाता हाई कोर्ट को अपने स्तर पर कार्य करने दीजिए, फिर उसके बाद में हम इसके ऊपर कोई बात करेंगे, ठीक है। यहां पर एक टीवी का सीन देख रहे हैं जिसमें एक पत्रकार को यहां पर गिरफ्तार करते हुए पुलिस ले जाती दिखाई दे रही है। पत्रकार उसके पीछे भाग रहे हैं। यहां पर पूरी मीडिया टिकी हुई है। नॉर्थ 24 परगना नामक ये जो जगह है, जिला है, इसके अंदर संदेश खाली जो जगह है, यहां पर हुआ क्या था, अब उस पर हम आते हैं। असल में यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शाहजहां शेख नामक जो ये व्यक्ति है, ये टीएमसी का मतलब एक बाहुबली नेता टाइप का आदमी है। शाहजहां शेख के बारे में आरोप है कि इसके घर पर या इसके ठिकाने पर संदेश खली नामक जगह पर ईडी रेड करने गई थी 5 जनवरी को। अब यहीं से सारा की सारा मामला शुरू होता है। संदेश खली कंट्रोवर्सी की शुरुआत 5 जनवरी से होती है। कहानी को थोड़ा सा जल्दी से मतलब सुनते हुए निकलेंगे। तो ये जो शाहजहां शेख है, इसके ऊपर जांच करने ईडी पहुंची थी, अपना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंचा था। अब ईडी की जांच गई है तो किसी कारण से गई होगी, कुछ हुआ होगा। आरोप था इस शाहजहां शेख के ऊपर कि ये पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, जिसके तहत अपन अनाज लोगों को बांटते हैं, सरकार अनाज बांटती है, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो टाइप से अनाज दालें जो वितरित करती है। आरोप था कि इस व्यक्ति के साथ मिलकर कुछ लोगों ने कोरोना काल में जो सरकारी अनाज बांटा था उसमें घोटाला किया था। तो उस घोटाले की जांच के लिए ईडी इसके घर पर 5 जनवरी को पहुंची। जब 5 जनवरी को ईडी इसके यहां पहुंची, मोबाइल की लोकेशन दिखा रही थी कि यह व्यक्ति अंदर ही है। उस समय अचानक इसके हजारों समर्थक इसके घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के ईडी के वाहनों में तोड़फोड़ कर देते हैं। ईडी के वाहनों में तोड़फोड़ तो होती ही है, ईडी के जो लोग जांच करने गए थे उनके साथ भी मारपीट होती है। सीआरपीएफ के जवानों के साथ भी मारपीट होती है। लगभग 1000 की संख्या में लोगों के द्वारा ईडी के ऊपर किया गया यह जो हमला था, इस हमले के अंदर निश्चित ही अपने आप में जांच एजेंसीज के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया था। और बड़ा सवाल है कि जांच एजेंसीज को अगर बल्क ऐसे ही मॉब मार पीट कर भगाने लगेगी तो फिर तो शासन पूरी तरह से अव्यवस्थित माना जाएगा और माना जाएगा कि शासन है ही नहीं। ये वो दृश्य है जिस समय पर उठी भीड़ ने हमला किया और ये ईडी के कर्मचारियों को आप यहां पर तस्वीरों में फुटेज के साथ देख सकते हैं, इनके साथ जो मारपीट हुई। ठीक है साहब, अब ये बात निकल कर आई। तो ये घटना जब हुई तो इस व्यक्ति के ऊपर, शाहजहां शेख जिसकी तलाश में गई थी, आरोप लगा कि ये अंदर था और इसने अपने द्वारा लोगों को उकसा करके ईडी पर हमला करवाया है। निश्चित ही जिसका हित होगा, जिसको बचना होगा, वही इस तरह की हरकतें करवाएगा। ईडी की तरफ से बयान आया कि भाई हम लोग जिस काम के लिए गए थे उस काम को रोकने के लिए यह प्रयास हुआ और निश्चित ही एक बड़ा मामला निकल कर आया। ठीक है साहब, गवर्नर ने इस विषय पर सरकार से कहा कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, जब भी प्रशासन पर हमला होता है, मतलब ये समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर को जब चैलेंज किया जाता है, चूंकि ईडी केंद्रीय एजेंसी है, सीआरपीएफ भी केंद्र की तरफ से काम करती है, ऐसी स्थिति में इस जगह को लेकर के राज्य सरकार के ऊपर बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि राज्य सरकार की पुलिस क्या कर रही थी। क्यों नहीं राज्य सरकार की पुलिस ने ईडी के ऑफिसर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की। ठीक है साहब, यहां पर आप देख सकते हैं कि गवर्नर जो है वो ईडी के उस इंजर्ड व्यक्ति से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं भाई, क्योंकि गवर्नर केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, ये जाकर के ईडी के कर्मचारी से मिलने जाते हैं। जिस मामले की जांच करने के लिए ये लोग गए थे वो असल में एक राशन घोटाला था और उस राशन घोटाले की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई अनियमितताएं हुई थी कोविड-19 के दौरान। जिस समय एक खाद्य मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, जिनका नाम ज्योति प्रिया मलिक है, उन्होंने एक अन्य व्यक्ति के साथ जिसका नाम है बकीबुर रहमान, उसके साथ मिलकर के कुछ गड़बड़ किया था। इसके चलते इन्हें गिरफ्तार भी किया गया और पता चला कि इन लोगों ने पीडीएस सिस्टम का या राशन का चावल और गेहूं खुले बाजार में बेच दिया और वहां से पैसे कमाए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसी स्थिति में जो ये शेख शाहजहां है, ये ममता सरकार के जो वन मंत्री हैं ज्योति प्रिया मलिक, उनका करीबी है। भाई मंत्री जी खुद तो जाके बेचने गए नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में तो कहने का मतलब यह हुआ कि मामला कोविड-19 का था। कोविड-19 के मामले के दौरान जो राशन के घोटाले हुए उसके तहत यहां पर गिरफ्तारियां हुई, जिसके अंदर ज्योति प्रिया मलिक की और यहां पर आप बकीबुर रहमान की गिरफ्तारी देखते हैं। उनका जो क्लोज अलाई है जिसका नाम शेख शाहजहां है,
उसकी गिरफ्तारी के लिए ईडी जांच करने के लिए पहुंचती है। लेकिन जब संदेश खली नामक जगह पर पहुंचती है तो उसके समर्थकों द्वारा ईडी पर हमला करा दिया जाता है। अब जब इस प्रकार की घटना होती है तो निश्चित ही सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। चूंकि ये गत महीने की जनवरी की बात है, तो उस समय पर टीएमसी ने, यानी कि तृणमूल कांग्रेस जो वहां की सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका आरोप लगा कि ये केंद्र अपने द्वारा जांच एजेंसी भेजता है, जांच एजेंसी वाले अपनी तरफ से जांच करने यहां पे आते हैं और जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो इस तरह का मामला फैलता है। यानी कि इसको इन्होंने केंद्र वर्सेस राज्य की राजनीति, ईडी को आउट मतलब बाहर की एजेंसी बताते हुए, ये दिखाते हुए कि ये लोग तो मनमर्जी से आते हैं। और ये किसी भी राज्य का रवैया सही नहीं रवैया है। अगर देश को एक तरह से यूनिटरी बन के चलना है, फेडरल इकोसिस्टम के बावजूद भी केंद्रीय जांच एजेंसीज को ये ताकत हो कि वो सब जगह जाकर जांच पड़ताल करें। अगर कोई व्यक्ति सही है तो वो सही ही रहेगा ना। ईडी की जांच में कोई ईडी ऊपर से कोई तथ्य थोड़ी लगा देगी। खैर, फिलहाल के लिए इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। इसी दौर के अंदर टीएमसी के एक नेता को गिरफ्तार भी किया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इतना प्रेशर क्रिएट होगा तो गिरफ्तारी भी होंगी। यह सब चल ही रहा होता है। कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा अपने स्तर पर इस मामले की जांच करने के लिए एक सीबीआई एसआईटी प्रोब की बात की जाती है कि इस विषय के ऊपर जांच की जाए, शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए। सब चल रहा होता है। लेकिन इसी बीच में एक सुर्खी निकल कर आती है फरवरी 9 को, यानी कि जनवरी के बाद से बीच में लगभग शांति, बस जो राजनीति चल रही थी वो चल रही थी। अचानक 9 फरवरी के दिन खबर निकल कर आती है और इस खबर ने पूरी तरह से लोगों को झकझोर के रख दिया। खबर क्या निकल कर आती है? कुछ महिलाएं अपने हाथों में लाठियां लिए हुए बाहर आती हैं। लाठियां, झाड़ू, जूते, चप्पल, पत्थर बाहर आती हैं और आकर के इस शाहजहां शेख के पोल्ट्री फार्म पर आग लगा देती हैं। आप इसको यहां पर देख सकते हैं, पोल्ट्री फार्म में लगती हुई आग दिखाई दे रही है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि ये महिलाएं क्या किसी राजनीतिक पार्टी से थी? क्या हुआ कि महिलाएं ही आई? क्यों उस गांव के पुरुष बाहर नहीं आए? क्या पुरुषों ने पहले ईडी को भगाया था? क्या महिलाएं ईडी की तरफ से आई थी? क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या था? ये वो महिलाएं थी जिन्होंने आकर के संदेश खली के अंदर इस नेता शाहजहां शेख और इसके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। इन महिलाओं ने बाहर आकर के आरोप लगाया कि इस नेता और इसके कई सहयोगी आते हैं, रात में आकर के महिलाओं को उनके घर से उठा ले जाते हैं। ये देखते हैं कि कौन सी महिला खूबसूरत है, कौन सी महिला अभी यंग है, और उनको उठा करके ये अपने साथ ले जाते हैं। उनका यौन उत्पीड़न होता है। ये बात जैसे ही नेशनल मीडिया पर आई, इसने सनसनी फैला दी। गुस्साई हुई महिलाओं ने इस व्यक्ति के जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद 3 मुद्दे निकलकर आए। निकलकर क्या आया? पहला मुद्दा कि इस व्यक्ति ने, यानी शाहजहां शेख ने, उस क्षेत्र के लोगों के घरों पर या खेतों पर जबरन कब्जा किया हुआ है। दूसरा ये कि शेख शाहजहां के समर्थक और उसकी पार्टी के लोग संदेश खली में आते हैं, घर में छापेमारी की नीति अपनाते हैं, जैसे कि कोई जांच एजेंसी आई हो, महिलाओं को ढूंढ कर लेकर के वहां से जाते हैं, कभी कभार रात 2-2, 3-3 दिन तक अपने साथ रखते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं, और उसके बाद में कई लोगों की वो अब तक हत्या कर चुके हैं। लेकिन एफआईआर कराने से डर इसलिए लगता है क्योंकि एफआईआर करेगी पुलिस है टीएमसी के पास, यानी कि जिसका वो नेता है। यानी ममता बनर्जी जिस पार्टी से आती हैं उसी पार्टी का नेता है, और नेता के प्रभाव में पुलिस है, तो एफआईआर कहां की जाए। जैसे ही यह मामला निकल कर आता है, बीजेपी जो कि वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी है और कांग्रेस, ये सब विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आती हैं। और यह निश्चित ही देश के लिए बड़ा ही सनसनीखेज मामला था। इस मामले के चलते 12 फरवरी के दिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रदर्शनकारी महिलाओं से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि आपकी जांच के लिए डीआईजी रैंक की महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की टीम बनाई और इसकी जांच कराने की बात कर दी। लेकिन जैसे ही यह मामला निकला, और अभी तक तो यह मामला इस तरह से चल रहा था कि ईडी के ऊपर हमला हुआ था, टीएमसी के लोगों ने हमला कराया था, लेकिन यह मामला अब दूसरी तरफ निकल गया। दूसरी तरफ कैसे निकल गया? अब टीएमसी बैकफुट पर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि यह मामला टीएमसी के खिलाफ ही था। अब लेकिन टीएमसी ने अपनी तरफ से पुलिस को कहकर धारा 144 अप्लाई करवा के इस मामले को रफा दफा, यानी कि महिलाओं को प्रदर्शन करने से रोका जाए, धारा 144, ताकि एक साथ लोग खड़े ना हो पाए, इस तरह का प्रयास किया। लेकिन
कोर्ट ने बीच में इंटरफेयर करते हुए इस धारा 144 को हटा दिया। यहां पर गवर्नर से मिलती हुई महिलाओं को आप तस्वीर में देख सकते हैं। कई नेशनल मीडिया के अंदर इस तरह की बातें निकल कर आई, जिसमें महिलाएं ऑन पेपर, ऑन मीडिया के सामने संदेशखाली की महिलाएं कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के बारे में हम क्या कहें, उन्होंने हमारे बारे में ना तो कोई पूछताछ की, ना ही हमसे मिलने आई। वे भी महिला हैं, हम भी महिला हैं। इस हालत में अगर वे यहां नहीं आई तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। संदेशखाली की बहुत सारी महिलाएं नेशनल मीडिया पर आकर के अपने बयान देने के लिए आई, और ये सब बातें इतनी बड़ी हैं, इतनी संवेदनशील हैं कि यहां पर एक नहीं कई महिलाओं ने अपने द्वारा बयान देकर के इस नेता और इसके सहयोगियों के ऊपर जो आरोप लगाए, उन आरोपों ने पूरी तरह से देश के अंदर एक सनसनी फैला दी। यानी ये आरोप असल मायने में एक समय तक तो इसलिए नहीं निकल रहे थे क्योंकि उस व्यक्ति का प्रभुत्व बहुत पब्लिक डोमेन में चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये पता चला कि उस व्यक्ति के लोगों ने ईडी और सीआरपीएफ पर हमला किया है और निश्चित ही अब ईडी और सीआरपीएफ उसे गिरफ्तार तो करेंगी ही, और ऐसी स्थिति में उनको ये महिलाओं को विश्वास हुआ कि उसने कमिट किया है क्राइम, और ऐसी स्थिति में उसे निश्चित ही सजा देने का सरकार प्रयास करेगी। तो इनके अंदर हौसला बढ़ा, महिलाएं बाहर निकल करके आई और अपनी तरफ से उस व्यक्ति का, जिसके पक्ष में हजार लोग आए थे दंगा प्रदर्शन करने, ये महिलाएं उसके विरोध में आकर खड़ी हो गई। बस तो फिर तो उसके बाद में जो होना था वो आपके सामने है। ये इतनी सनसनीखेज खबर थी कि इस विषय के ऊपर तो फिर सब तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी तय ही थी। फरवरी के बाद के, मतलब अभी जिस सप्ताह में अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसमें लगातार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, चाहे फिर वो केंद्रीय महिला आयोग की परिषद हो, वो महिला शर्मा जी, सब लोग अपने अपने स्तर पर यहां पर पहुंचना शुरू हुए, और इस विषय के ऊपर अब गजब की राजनीति चल रही है। और राजनीति से ज्यादा ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और इस प्रकार की घटनाएं जिन्हें देख करके पुराने जमानों में अंग्रेजों के कालखंड की याद आती है कि अंग्रेजों के समय पर जब जमींदारी प्रथा बहुत ही चरम पर थी, तब इस प्रकार की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती थी कि बलात् श्रम जैसी घटनाएं हुआ करती थी। जमींदारी के अंदर लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर या गुलाम बनाकर रखा जाता था। कुछ वैसा हाल यहां पर देखने को मिला जिसने पूरे भारतवर्ष को एकदम झकझोर दिया है। इस स्थिति के चलते खुद कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने स्तर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले के लिए जांच कमेटी बिठाई, इस मामले के अंदर इंटरफेयर करने की बात की, अपनी तरफ से जांच करने की हाईकोर्ट ने मतलब आदेश दे दिया है इस मामले के ऊपर, ठीक है ना। उधर की तरफ से सरकार के द्वारा, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा, टीएमसी के द्वारा धारा 144 लगाकर इस स्थिति को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से अपोजिशन के रूप में पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस और बीजेपी लगातार इस विषय के ऊपर उस गांव की विजिट और वहां के लोगों से मिलकर उनकी बातों को पब्लिक में लाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन इसी बीच में ममता बनर्जी का भी एक बयान वायरल हुआ जिसमें वो आकर कहती हैं कि अगर ऐसा ही था तो महिलाओं ने आकर अभी तक कोई एफआईआर क्यों नहीं की? क्या इसके पीछे का बड़ा कारण ये तो नहीं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन है और ऐसी स्थिति में यहां के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा हो? इस तरह के आरोप भी लगाए गए ममता बनर्जी के द्वारा और कहा गया कि ऐसी स्थिति में अगर महिलाओं को परेशानी थी तो उन्हें इस विषय पर आकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। लेकिन महिलाओं का पक्ष है कि वो किस प्रकार से यहां पर एफआईआर दर्ज कराएं जब संरक्षण ही आपके लोगों का है, आप ही के लोग शासन में हैं, तो हम किसके खिलाफ कराएं? तो ये वो वाली बात है कि जब खेत को ही बाढ़ खाने लगे तो फिर उस स्थिति में और बेहतर क्या हो सकता है। ये इनका बयान है जिसकी वजह से फिर से मतलब लोग इनके ऊपर सवाल कर रहे हैं। बीजेपी सवाल हमलावर कर रही है कि भैया जब सीएम को ही कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है, कोई कमी नजर नहीं आ रही है, तो फिर इस पे और क्या कहा जा सकता है। ठीक है साहब, ये था पूरा मामला। उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रॉपर तरीके से कहानी